स्पेक्ट्रम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेक्ट्रम? क्या आपने स्पेक्ट्रम शब्द को पहले देखा है, सुना है? आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा? व्हाट वाज दैट? प्रिज्म, व्हाइट लाइट वगैरह यस वगैरह। सर। एक प्रिज्म से क्या पास करेंगे आप? यू विल पास थ्रू ए वाइट प्रिज्म लाइट। व्हाइट लाइट। लेट्स टेक अ व्हाइट लाइट। जैसे आपने व्हाइट लाइट पास किया तो क्या होगा? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होगा, है ना? और फिर इसमें क्या निकलेंगे आप जानते हो? यस सर। यू विल गेट विबग्योर। विबग्योर। 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइट आपको मिलेंगे। You will get 7 different colors. That is Vibgyor. All of you knew it. ये जो Vibgyor है, बेसिकली क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट? जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको जो बाहर निकलेंगे लाइट, they will have different wavelengths and different frequencies. All these different waves, different lights will have different wavelengths and different frequencies. Correct? जो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट्स जो है, अगर एक सीरीज में इसको अरेंज करते हैं इस प्रकार से, this band of different lights having different wavelengths arranged in a sequence, it can be either an increasing order or decreasing order. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के सीक्वेंस में हम इसको अरेंज करके एक बैंड बना ले, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। दिस कैन बी कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। या फिर आपने देखा होगा क्या बोलते हैं इसको? इंद्रधनुष बोलते हैं ना, रेनबो। यस सर। रेनबो, रेनबो में 7 रंग होते हैं ना। रेनबो इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्पेक्ट्रम, जहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ के जो लाइट्स है एक साथ होते हैं, उसमें बैंड बोल सकता हूँ। देयर इज अ बैंड ऑफ 7 लाइट्स इज अ रेनबो, बैंड ऑफ 7 लाइट्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, और वो भी एकदम सीक्वेंस में होता है, एक के बाद एक होते हैं ना, सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होते हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से सभी अरेंज्ड होते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कैन यू प्लीज राइट डाउन? Can you please write down? The band of lights, या फिर आप बोलते waves बोल सकते हो। Band of lights or waves having different wavelengths when arranged in an order of increasing frequencies or decreasing wavelength. It is called as spectrum. It is called as spectrum. Is it okay?
Now this is the definition just according to me, the way I have given. There is also a technical definition of spectrum as for the books. We'll also write technical definition of spectrum. Let's write. When a radiation is analyzed through prism, when a radiation is analyzed through prism, it produces a particular pattern. It produces a particular pattern on photographic film. Film, full stop. This pattern is called as spectrum. You're all writing? Yes, sir. Yeah. So you see, because दो अभी हमने यहाँ प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कर दिया, 7 रंग बाहर निकल रहे हैं, परंतु हमारे नेकेड आई से सातों रंगों को, 7 वेवलेंथ के लाइट्स को, ये जो बैंड बनेगा उस बैंड को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल पुट अ फोटोग्राफिक फिल्म ओवर हियर. हम एक फोटोग्राफिक फिल्म यहाँ पे लगा देंगे और ये फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है इसके ऊपर जब ये लाइट पड़ेगा तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा. ठीक है, तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व. समटाइम्स पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एज आइदर इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट लाइंस, समटाइम्स मान लीजिए फोटोग्राफिक फिल्म है हमारा, इसके ऊपर 7 रंग पड़े, अगर वो 7 रंग अगर इस प्रकार से बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग आपको इस प्रकार दिखते हैं. हर एक रंग, 2 रंग के बीच में आपको डार्क स्पेस दिखाई दे रहा है क्या? These are discrete lines, right? हाँ या नहीं? Everybody hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So अगर इस प्रकार से अगर वो 7 रंग डिस्क्रीट लाइंस की फॉर्म में अगर दिखा देते हैं आपको, 7 डिफरेंट कलर्स आपको इतने डिस्क्रीट लाइंस के रूप में, और हर 2 लाइन के बीच में डार्क स्पेस हो, इसको हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा. क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रम है पर इसे क्या नाम देंगे हम? लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा बोलेंगे. देन डिस्क्रीट लाइंस के फॉर्म में दिखाई देगा. अगर मान लीजिए इफ यू ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर वे, ये फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन इस प्रकार से हो, what are you able to see over here? क्या डिफरेंस दोनों में? यहाँ पे थिक लाइंस दिख रहे हैं ना आपको? German flag. अच्छा, जर्मन फ्लैग. एंड माय इंटेंशन वाज नॉट अबाउट जर्मन फ्लैग. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे वो स्पेक्ट्रम, वो जो लाइन सिर्फ यहाँ ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पे कैसा आ रहा है कि यहाँ पे थिक लाइंस दिख रहे हैं. हर एक जो वेव के लाइन है यहाँ पे इस फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर थिक लाइंस दिख रहे हैं, और 2 पर्टिकुलर वेव्स के बीच में कोई गैप है क्या? Is there a dark space between the 2 different colors? No, sir. No. Directly एक के बाद एक है thick lines है और एक के बाद एक directly है. They are not discrete. These are called as continuous.
है ना, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रम कैन बी ऑफ टू टाइप्स इन जनरल, लाइन स्पेक्ट्रा एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। दोनों डिफरेंस समझ में आया आपको? जब वो जो लाइट है डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट, देखो डायरेक्टली हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो वी यूज जनरली स्पेक्ट्रोमीटर टू सी इट। और उसके अलावा फोटोग्राफी फिल्म होता है जिसके ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं लाइट्स को, और उसके ऊपर एक जैसे यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोटोग्राफ इन जनरल, जैसे आप भी निकालते होंगे ना फोटोग्राफ अपना, आज तो बहुत शौकीन है लोग सेल्फी निकालना, फोटो निकालना, तो इसी प्रीवियसली जैसे फोटोग्राफ बोलते हैं इसको हम, सो ग्राफ बनता है, जो फिल्म निकलता था पहले, आजकल फिल्म वगैरह पर डायरेक्टली जस्ट हम फोटो निकालते हैं कैमरा से ही, मोबाइल से। तो फोटो मीन्स बेसिकली लाइट, यू नो इट, एंड ग्राफ जो आपका प्रोजेक्शन उसके ऊपर होता है, व्हेन यू प्रोजेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, जब क्लिक करते हो उसका प्रोजेक्शन जो है उस फिल्म के ऊपर पड़ता है। और वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं पहले, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव ब्लैक रंग का होता, स्टार्टिंग के कैमरा याद है आपको, बहुत पुराने Yes, sir. कैमरास, वो रील होता था ना, रील काइंड ऑफ थिंग, Yes, sir. ब्लैक, Yes, sir. उसके ऊपर प्रिंट पड़ता है, फिर उसको कुछ तो बोलते हैं, क्लीन, क्या बोलते हैं, वॉशिंग, क्लीनिंग, आई डोंट नो व्हाट, है ना, देन आफ्टर दैट फिर फोटो निकलता है ना। Yes, आजकल sir. डिजिटल आ गया, डिजिटल बन गया सब कुछ, तो समझता नहीं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए डायरेक्टली जो उसका प्रोजेक्शन है वो एक फिल्म के ऊपर पड़ता है, वो फोटोग्राफी फिल्म ही है ना, वो नेगेटिव जो रील आप बोलते हैं, वैसा ही यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम देखते नहीं है, उस फिल्म के ऊपर प्रोजेक्शन होता है इन डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स का, और उसको ऑब्जर्व करते हैं हम थ्रू ए स्पेक्ट्रोमीटर। और जब हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर मान लीजिए ऑब्जर्वेशन में हमको ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट्स इस प्रकार से डिस्क्रीट लाइंस के रूप में दिखाई दे, तो उसको हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। अगर हमको ये डिफरेंट जो वेवलेंथ के लाइट्स है इस प्रकार से एक के बाद लगातार दिखाई देती लाइंस दिखाई देंगे, बीच में कोई भी गैप्स नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। Is that fine, everybody? Yes, sir. So spectrum can be of two types, line spectra and continuous spectra. Can you please write down? बस यहाँ समझ, theory ज्यादा कुछ नहीं है, समझना है, जो मैंने बोला उसको लिख लेंगे ना अपने भाषा में आप। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, the waves are represented as discrete lines with dark space between the two lines. In continuous spectra, there is no gaps between the two lines, they're in the form of thick lines. Okay, इतना ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं, बस समझना है दो टाइप का होता है। Should I move forward? Yes, sir. This spectra can also be classified as emission spectra and absorption spectra. The spectrum can also be classified as emission spectra and absorption spectra. इससे पहले कि मैं emission spectra क्या है, absorption spectra क्या, ये बताने जाऊं, मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं ताकि ये बात बराबर समझ में आपको आए। Do you know what is the meaning of excitation and de-excitation of electron? फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपने, फिर भी वापस रिमाइंड करूंगा। Excitation of electron, de-excitation of electron, जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते सर। नहीं जानते सर। तो वेरी गुड, शाबाश। आप ही ने पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था? I don't remember. Not a problem. Again we will see what is excitation and de-excitation. अब जानते हो, देखिए ये मैंने क्या बनाया, मान लीजिए एनर्जी लेवल्स है, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. एनर्जी लेवल्स मतलब बेसिकली क्या, बेसिकली एनर्जी लेवल्स आर नथिंग बट Shells. ऑर्बिट शेल्स, राइट। वो शेल को ही हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। अगर उस शेल को मैं इससे रिप्रेजेंट करूं,
ठीक है, n equal to 1 मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, their energy levels because they had different energies in different levels. सबसे कम एनर्जी कहाँ पे होगा? फर्स्ट शेल Yes, sir. has the lowest energy. Yes, जैसे sir. आप आगे बढ़ते एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना? Yes, sir. सेकंड शेल में एनर्जी रहेगा, थर्ड में और ज्यादा होगा. As you move forward from nucleus towards the outwards, energy will keep on increasing. तो जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. शेल 1 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. इट्स कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट सबसे कम एनर्जी एंड मोस्ट स्टेबल एनर्जी लेवल होता है ग्राउंड स्टेट. दैट इज शेल नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 1. अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेल 1 में, और वो चाहता है कि मैं शेल 1 से कहां जंप करूं? शेल 2 में जंप करूं. ये उसकी इच्छा है. शेल 1 का मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि यहाँ पे जो हमने फ्लक्स बनाए, यहाँ पे शेल 1 की एनर्जी मान लेते हैं 5 जूल्स, यहाँ पे 10 जूल्स, यहाँ पे 10 जूल्स. मतलब अगर आपको शेल 1 में रहना है तो आपको 5 जूल एनर्जी आपके पास होना चाहिए. शेल 2 में रहना है 10 जूल्स चाहिए, ना कम ना अधिक. मान लेते हैं उतना एनर्जी आपको चाहिए उदाहरण के लिए. तभी ये इलेक्ट्रॉन को शेल 1 से शेल 2 में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा कि रिलीज करना पड़ेगा? क्या किया तो शेल 2 में रह सकता है? Absorb. एब्सॉर्ब करना पड़ेगा. कितना एब्सॉर्ब करना पड़ेगा? 5 joule. 5 जूल्स. क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 5 जूल्स है, पर यहाँ रहने के लिए 10 जूल्स चाहिए. उसका मतलब 5 जूल का डिफरेंस है. अगर उसने 5 जूल्स का एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया तो फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाए. एंड दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल is called as excitation of electron. Can you please write down the transition of electron? The transition of electron from lower energy level to higher energy level, from lower energy level to higher energy level is called as excitation of electron. Is called as excitation of electron. Sir, can you repeat again? Should I repeat? I said what I said. The transition of electron from lower energy level to higher energy level. The transition of electron from lower energy level to higher energy level is called as excitation of electron. Full stop. लिखा सभी ने? Yes, sir. आगे लिखिए. During excitation, energy is absorbed. During excitation, the energy is absorbed by the electron. During excitation, the energy is absorbed by the electron. Done? Yes, sir. Now, Yes, sir. okay. The same thing we are trying again. अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन रहता है थर्ड शेल में, और वो कहां चाहता है कि वो कहां पे आ जाए? सेकेंड शेल में. बोलो थर्ड शेल सेकेंड शेल में आते वक्त वो एनर्जी एब्सॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी, उसको रिलीज करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा, बिकॉज Yes, थर्ड sir. शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी 15 जूल का है, 15 जूल्स है. पर सेकेंड शेल में रहने के लिए आपको सिर्फ 10 जूल चाहिए, तो उसको 5 जूल एनर्जी करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा. उसको 5 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा. सगळ्यांना समजता है कि मैं काय म्हणतो? No, sir. हो समजतंय.
Very good. So this transition of electron from higher energy level to lower energy level is called as de-excitation of electron. Write down what is the excitation. The transition of electron from higher energy level to lower energy level. The transition of electron from higher energy level to lower energy level is called as de-excitation of electron. Is called as de-excitation of electron. Is called as de-excitation of electron. Full stop. क्या लिखेंगे उसके बाद? The energy is released. The energy is released by the electron during this process. The energy is released by the electron during this process. यहां तक किसी को कोई शंका? No, sir. No, sir. नो सर. एक्सक्यूज मी सर. सर ये अभी आपने एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया ना? जी. अच्छा, थैंक यू सर. एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, ठीक है ना? अब एक बात को समझिए, एक और बात को समझिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, whenever I say that, आगे हम जब भी पढ़े इस बात को कि एनर्जी इज रिलीज्ड, जब भी शब्द का हम प्रयोग करेंगे एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो आपको एक बात दिमाग के अंदर रखना है ताकि प्रॉपरली आप डाइजेस्ट कर पाओ हम क्या बात कर रहे हैं. मतलब कभी कभी कुछ नए नए टेक्निकल वर्ड जब आते हैं ना, भले ही बहुत सिंपल होता है परंतु बाउंसर हो जाता है, समझता नहीं है, पछता नहीं है हम क्या बता रहे हैं. बातें बहुत सिंपल है बट कुछ टेक्निकल टर्म यूज करते तो दिक्कत हो जाती है. तो जब भी आप ये सुनेंगे एनर्जी रिलीज हुआ, तो आपको समझना ये है क्या रिलीज हुआ. एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी विल बी ऑलवेज रिलीज्ड in the form of radiations. In the form of radiations. And basically radiation क्या है? Radiations are basically waves. इंटरलिंक करो इस बातों को. जब मैं बोलूंगा एनर्जी रिलीज हो रहा है तो आपको इमेजिन करना है कि एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? वेव्स की फॉर्म में रिलीज हो रहा है. किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? वेव्स की फॉर्म में. एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड रेडिएशंस आर नथिंग बट waves. इस बात को बैक ऑफ द माइंड रखिए, तो फिर आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. It won't be too difficult. Okay, so shall we see now what is emission spectra and absorption spectra? Yes, sir. Yeah. First, let us see what is emission spectra. Write down during de-excitation of electron, during de-excitation of electron, during de-excitation of electron in an atom, energy is released in the form of radiations. They understand basically waves. In the form of radiations having different wavelengths. बहुत सारे वेव्स निकलेंगे बाहर और ये सही वेव्स का वेवलेंथ सेम होना जरूरी नहीं है. दे में है डिफरेंट वेवलेंथ्स आल्सो.
having different wavelengths, which are observed by a spectrometer या spectroscope बोलेंगे हम, by a spectroscope on a photographic film. The spectrum observed is called as emission spectra. मैंने बहुत सिंप्लीफाइड शब्दों में दिखाया है। जब इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर डी एक्साइटेशन होगा, अभी हमने पढ़ा, उस टाइम क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। और ये भी हमने पढ़ा कि जब भी एनर्जी रिलीज होगा, वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, वेव्स। और ये जो एनर्जी रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ये जो एनर्जी एटम से बाहर रिलीज हो रहा है, that will be observed on a photographic frame, and वो जो photographic frame के ऊपर हम observation करेंगे, क्योंकि ये emitted energy है, इसके भी called as emitted energy, right? कहां से एनर्जी emit हो रहा है, कहां से हो रहा है, तुम्हारे घर से कि मेरे घर से? इलेक्ट्रॉन से। एटम से। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है एटम से, राइट? सो क्योंकि ये एमिटेड एनर्जी है और ये एटम से जो एनर्जी एमिट हुआ है और ये एमिटेड एनर्जी का स्पेक्ट्रम यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एमिशन स्पेक्ट्रा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आप कनेक्ट कर पा रहे हो? सिंपल है। यस सर। सर should I go to next page? हाँ सर। heading absorption spectra. Absorption spectra. Write down. A certain amount of energy, a certain amount of energy, certain amount of energy is supplied to an atom, for excitation of electron, for excitation of electron, excitation, for excitation of electron from lower energy level to higher energy level. Electron absorbs a specific wavelength
of energy, बिकॉज मैंने बोला एनर्जी इज एमिटेड, अप्लाई किया, कनेक्ट करो उस बात को। हाँ, एनर्जी मतलब मैंने क्या, रेडिएशंस या फिर वेव्स के फॉर्म में होगा। तो हमने 10 वेव्स अप्लाई किए, हर एक वेव के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। तो 10 वेव जब गए, इलेक्ट्रॉन ने 10 के 10 वेव हड़प नहीं लिए। पता है क्यों? किसे पता है क्यों? सर क्योंकि उनके कैपेसिटी नहीं है। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंसान नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंसान, अगर इंसान होता यही कहा। इंसान अपने जरूरत से अधिक हड़प लेता है। अगर कोई ऊपर से भी हेलीकॉप्टर से ना कुछ चॉकलेट समथिंग लाइक दैट, है ना, कुछ फूड आइटम्स या फिर सोने चांदी फेंकना शुरू किए, उतना नहीं, हाँ भाई हमारे परिवार को चलाने के लिए मुझे 5 सोने के बिस्किट काफी हो जाएंगे, उतना उठा के चला जाएगा, ऐसा करता है क्या? जितना हो सके वो अपने शर्ट के पॉकेट में, पैंट पॉकेट में, फिर शर्ट हिन करेगा, उसके अंदर डालेगा, है ना, हिन करने के बाद फिर हो सके थोड़ा पैंट के अंदर घुसड़ देगा, है ना, और पूरा दोनों हाथ भर लेगा, है ना, जितना हो सके उतना हड़प लेता है, वो इंसान है। पर इलेक्ट्रॉन इंसान नहीं है। अच्छा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है जितना उसको आवश्यकता है उतना ही एब्जॉर्ब करता है। तो 10 वेव्स जब उसके पास आएंगे, हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ एनर्जी, ईच वन ऑफ देम हैविंग पर्टिकुलर वेवलेंथ के वेव को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उसका एनर्जी के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है ना। तो उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी के जो वेव है बाकी को छोड़ देगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब से स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ एनर्जी एंड rest of the energy is emitted out, बाकी एनर्जी बाहर निकल जाएगा। The spectrum observed, on a photographic film after absorption of energy by electron is called absorption spectra. Is the point clear? Yes, sir. Say this is an atom, इसको आप सप्लाई कर रहे हो एनर्जी, अब ये 4 जो डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ के लाइट है, उनमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उतना वो एटम एब्जॉर्ब कर, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने का, और बाकी एनर्जी का बाहर आ जाएगा। क्या आपको डिफरेंस लग रहा है दोनों में, बिफोर एंड आफ्टर? Yes, sir. आफ्टर क्या डिफरेंस दिख रहा है? एनर्जी कम हो गई है एक वेव गायब है ना, सर। पहले 4 वेव्स थे, 3 ही वेव बाहर आ रहे हैं। उसका मतलब क्या, जो थर्ड वेवलेंथ का वेव है उसको इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो 3 वेव्स का स्पेक्ट्रम बनेगा, इस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
जो एनर्जी हमने सप्लाई किया एटम को, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्सॉर्ब कर लिया ताकि अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन करने के, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी जब बाहर आएगा, वो बाहर आया हुआ जो एनर्जी है उसका हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे। उस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये था एमिशन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, sir. If you have any doubt, please ask me. कोणाला काहीतरी शंका आहे तर विचारा। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डिफरेंट कैसे? क्या बोले? सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डिफरेंट कैसे है? उसमें भी एनर्जी हम देते थे और थोड़ी एनर्जी बच जाती थी। हाँ, पर दोनों कंसेप्ट अलग है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग फोटो, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक, है ना। हम वहां करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस इफेक्ट का नाम दिया। जो कंसेप्ट तो सेम ही होता है ना, कंसेप्ट इज सेम एवरीवेयर, कंसेप्ट इज नॉट चेंजिंग, कंसेप्ट इज सेम, परंतु वो कंसेप्ट जो है अलग अलग जगह पे अप्लाई हो रहा है, तो उसके हिसाब से अलग अलग नाम पड़ेगा उसका, उसका नाम डिफरेंट पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, कल के टेस्ट में कोई शंकाएं हैं आपको? एनी डाउट्स? नो सर, इजी था। तो सिंपल। ओके सर डाउट है पर क्वेश्चन पेपर नहीं है अभी हमारे पास। ठीक, कल जब क्लास में आओगे तो आप कोई उसमें शंका हो तो क्वेश्चन, ठीक है। हर टेस्ट के बाद आप जो भी डाउट्स रहेंगे ना, आप क्लियर कर लेना। यस सर। अभी आगे बढ़ते हैं। गुड, नेक्स्ट हेडिंग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक्चुअली ये टॉपिक कल का है, जो मैंने आपको सर को दिया था, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए। पर करूं क्या, आप इतनी बुद्धिमान हो क्या? आपको इतना फास्ट फास्ट समझ में आ रहा है कि दूसरी बैच 1.5 घंटे पढ़ा है आपने, मेरे ख्याल से उससे कम समय में सीख लिया। स्पेक्ट्रम टॉपिक मुझे बहुत सॉल्व करना, बाकी लोगों को बहुत समझाना पड़ा वो टॉपिक, समझे नहीं लोगों को, आप फास्ट समझ गए, तो इसलिए कल का टॉपिक आज ही ले रहा हूँ मैं। सर जो अभी हमने पढ़ा उस स्पेक्ट्रम का, सर उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं, उस पे न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल इस पे आएगा। वो बस थ्योरी था, ठीक है, इट वाज जस्ट थ्योरी, बस समझना है उसको, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल अभी यहाँ स्टार्ट होगा इस टॉपिक से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखा ना हमने, इसके आगे से पूरा न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल। तो क्या हुआ, वही कनेक्टिव टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये जो एनर्जी का रिलीज होने का कंसेप्ट है, उसको स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा इज बेसिकली एनर्जी को ही बोल रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम पे उन्होंने इन्वेंशन किया, डिस्कवरी किया। बेसिकली उन्होंने देखा किस प्रकार से अलग अलग शेल से अगर हम फर्स्ट शेल में आए तो जो एनर्जी रिलीज होता है, जो स्पेक्ट्रम बनता है, वो किस रेंज का है, यूवी लाइट का रेंज का है, विजिबल लाइट का रेंज का है, किस रेंज का। ऐसे डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट डिफरेंट शेल्स के ऊपर किए हैं। स्टार्टिंग में हाइड्रोजन रेफरेंस लिया गया था, उससे नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बन गया, ठीक है। तो वी विल सी उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, बेसिकली फैक्ट्स, विल टॉक अबाउट द फैक्ट्स व्हाट ऑब्जर्वेशन दे हैव मेड, वी विल सी नाउ। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसको प्लीज आप सभी साथ में मेरे साथ बनाते रहिए। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लाइमैन, छोटा आदमी। उनके नाम से पड़ा है लाइमैन सीरीज। लाइमैन ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा जब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू इंफिनिटी,
कोई भी शेल से अगर आपका डी एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स द फर्स्ट शेल, ग्राउंड स्टेट का डी एक्साइटेशन हुआ फ्रॉम एनी शेल अपर शेल, तो जो एनर्जी रिलीज होता है, जिस वेवलेंथ की लाइट बाहर आती है उनका जो रेंज है उस वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज होता है, उसका जो रेंज है इट इज ऑलवेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। वो यूवी रेज के बराबर के रेंज के वेवलेंथ बाहर निकलते हैं, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का जो वेवलेंथ होता है उसी रेंज के वेव्स जो है बाहर निकलते हैं जब भी डी एक्साइटेशन होता है हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल तक, दैट इज n इक्वल टू 1 तक। 2 to 1 करो, 3 to 1 करो, 4 to 1, 5 to 1, हमेशा वो जो रेंज होगा एनर्जी का या फिर वेव्स का वेवलेंथ का वो यूवी रेज के बराबर का हो जाता है। उसके बाद लाइमन को देख के एक और साइंटिस्ट ने बोला मैं भी करता हूँ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट। लाइमन ने n इक्वल टू 1 के लिए किया, हमें करता हूँ n इक्वल टू 2 के लिए करता हूँ। मैं करता हूँ डी एक्साइटेशन अप टू सेकंड एनर्जी लेवल। ये करने के लिए फिर आए अगला साइंटिस्ट हमारे, उनका नाम है बाल्मर। जिनके नाम से पड़ गया बाल्मर सीरीज बोलते हैं इसको। तो बाल्मर नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला मैं सेकंड एनर्जी लेवल पे स्टडी करूंगा, और उन्होंने स्टडी किया कि क्या होगा अगर मैं डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल से सिर्फ सेकंड एनर्जी लेवल और डी एक्साइटेशन करता इलेक्ट्रॉन का जो वेव्स बाहर निकलेंगे, जो एनर्जी बाहर आएगा, तो उनका रेंज किसके बराबर का होगा। और उनका ऑब्जर्वेशन था दैट वाज ऑफ द रेंज ऑफ विजिबल, जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज है उसी रेंज के वेव्स बाहर निकल रहे थे जब सेकंड एनर्जी लेवल तक एक्सपेरिमेंट होने की डेफिनेशन। फिर बाल्मर को देख के और एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम क्या है पास्चर, और उससे क्या पास्चर सीरीज, और उसने किसके लिए ऑब्जर्वेशन किया जी आप सामने आ गए होगा बेटा। उसने ऑब्जर्व किया अप टू एनर्जी लेवल 3। सिंपल है ना, अभी आगे बढ़ते रहेंगे ये लोग, कॉपी करते हैं दूसरे का। पास्चर ने क्या देखा कि ऑब्जर्व जो रेंज यहां से बाहर निकल रहे हैं थर्ड एनर्जी लेवल के, दे विल ऑफ द रेंज ऑफ आईआर रेज। आईआर मतलब क्या इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड। फिर पास्चर को देख के और एक भाई साहब आए, उनका नाम है ब्रैकेट, नाम भी अच्छी है, उन्होंने दिया ब्रैकेट सीरीज। और इन्होंने भी क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने भी ऑब्जर्व किया जब n इक्वल टू 4 के लिए भी उन्होंने किया डेफिनेशन, तो आईआर रेज से बाहर निकल रहे थे। तो ब्रैकेट को देख के आ रहे कौन फंड, इन्होंने दिया फंड सीरीज, फिफ्थ साइंटिफिक सेट। And he also observed even when the transition from higher energy levels up to fifth energy level, IR rays से बाहर निकल रहे थे, यहाँ भी IR rays। मतलब सिर्फ फर्स्ट n इक्वल टू 1 के लिए अल्ट्रावायलेट, n इक्वल टू 2 के लिए विजिबल लाइट, n इक्वल टू 3 से ऊपर जो भी ट्रांजिशन हो रहा था वो सभी इंफ्रारेड रेडिएशन से बाहर निकल रहे थे। This was the observation of different scientists, उनके नाम पे different names पड़ गए, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। Any doubt here? सर वो लास्ट वाले साइंटिस्ट का, ये जो लाइंस मैंने खींचा है ना, दिख रहा है आपको लाइंस जो मैंने यस सर, लाइंस ऊपर से नीचे खींचा है ना, दिस आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस। इनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, वो भी नोट कर लेना। सर लास्ट वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? फंड्स, PFUND, ऐसे Okay. P से फंड बोलना चाहिए पर आई थिंक P साइलेंट जनरली, फंड सीरीज बोलेंगे। ये जो बोलना है बोलो, सुनने थोड़ी वाला है वो, कोई दिक्कत नहीं। इसको लेट्स फंड सीरीज, या फिर P भूल जाने से लगे तो P फंड बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं।
Noted down everybody. Quite boring theory. Numericals में मजा आएगा. Yeah, we coming to numericals now. क्या मैं इसे एक टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार से बना सकता हूँ? आपने बना लिया? Should I move ahead? सर Yeah, Harshal, please tell me. सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए. What happened? सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना. Should I explain again? No problem. अभी हमने कुछ समय पहले क्या पढ़ा? De-excitation पढ़ा क्या? यस सर. तो ड्यूरिंग de-excitation क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? रिलीज बोलो ना क्या होता है? रिलीज होता है सर. रिलीज होता है. देखिए एक बात याद रखिए, जितना आप इंटरेक्शन करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा, उतना याद रहेगा. आप सिर्फ पैसिवली बैठ के सुनेंगे ना मेरी बातों को, शायद कुछ बातें समझ में आ भी जाए पर याद नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म तक. अगर आपको याद रखना है, क्लास के अंदर ही पढ़ाई खत्म कर देने का है, घर पे जाके जब पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवाइज करना है, सॉल्विंग करना है, तो क्लास में इंटरेक्शन करिए. ठीक है, तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा और इंटेलिजेंस सुपर एक्टिव रहेगा. हर्षल, तो अभी हमने पढ़ा de-excitation के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, राइट? तो यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है, ये सब जगह पे क्या हो रहा है? बेसिकली de-excitation ही हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. एरो बनाया मैंने, एरो नीचे की ओर आ रहा है सभी. तो ये सभी जगह पे क्या एनर्जी रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा. बस ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, मैनुअल एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होगा. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स रिलीज होगा. तो अब ये अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने सोचा जो वेव्स बाहर आ रहे हैं, ये वेव्स किस प्रकार के वेव्स? बिकॉज आप जानते हैं वेव्स अलग अलग प्रकार के होते हैं. यूवी रेस होते हैं, एक्स रेस होते हैं, गामा रेस होते हैं, आईआर रेस होते हैं, विजिबल लाइट होता है, ठीक है ना, बीटा रेस होते हैं. इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के रेस एंड वेव्स, रेस को वेव्स बोलेंगे हम, वेव्स होते हैं. और इनमें से ये किस प्रकार के एनर्जी, किस प्रकार का वेव्स बाहर एमिट कर रहा है एटम, ये समझने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कोशिश की. उनमें से पहले थे लाइमन. तो जो लाइमन है, लाइमन जी जो है, उन्होंने देखा जब हायर एनर्जी सर इतना ही समझना था. हेलो. क्या? यस सर, इतना ही समझना था बस. ठीक है सर और आगे का किसी को समझाइए ना. दिक्कत? जिस प्रकार से हमारे ब्रेव हर्षल ने प्रश्न को ऐसे समझा नहीं, वैसे ही आप में से कोई भी जब भी कोई बात समझ में ना आए तो आप समझ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई लव टू एक्सप्लेन. सर आगे का समझाइए ना. याद क्लियर है सभी को? सोहेल तुम क्या बोल रहे हो? सर कैन यू एक्सप्लेन फर्दर? जो अभी मैं बोल रहा था वो क्या? हाँ सर. अच्छा, शुड कंटिन्यू विद द सेम थिंग. यस मुझे यस सर. ये टॉपिक के आगे जो हम बोल रहे हैं. नहीं सर, जहाँ रुक गए वहां से. हाँ, जहाँ रुक गए वहां से अच्छा, ठीक. कंटिन्यू कीजिए. जहाँ रुका वहां से स्टार्ट करूं? ठीक है, स्टार्ट. ओके. तो लाइमन जी जो थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना चाहा कि जब हायर एनर्जी लेवल से, दैट इज एनर्जी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी, जितने भी हायर लेवल्स है, वहां से जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन होके फर्स्ट एनर्जी लेवल तक आएगा ग्राउंड स्टेट पे, n इक्वल टू 1. तो लाइमन का n इक्वल टू 1 फिक्स है, ठीक है. n इक्वल टू 1 पे ही आना है इलेक्ट्रॉन को. वो 2 से 1 आ सकता है, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1, 9 से 1, 10 से 1. जब भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट लेवल तक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, आएगा, ट्रांजिशन होगा, उस वक्त एनर्जी रिलीज होगा. वो जो भी एनर्जी था, जब 2 से 1 आया, उसने ऑब्जर्व किया अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं. जब 3 से 1 आया, तब भी यूवी रेस ही बाहर आ रहे हैं. 4 से 1 आया, तब भी यूवी रेस आ रहे हैं. तो उसने बोला भाई जो भी एनर्जी लेवल है वहां से 1 पे आएगा, तो कौन से रेस बाहर निकलेंगे? यूवी रेस. यूवी रेस. ठीक है ना, समझा? यस सर. वैसे ही सेम जैसे लाइमन ने किया, वैसे ही बाल्मर ने किया, वैसे ही पास्चर ने किया, वैसे ही ब्रैकेट ने किया, वैसे ही फर्न ने किया. पर उन्होंने जो है ना अलग अलग लेवल के लिए किया. जैसे लाइमन ने n इक्वल टू 1 के लिए किया, बाल्मर ने n इक्वल टू 2 के लिए किया. भाई 2 तक आना है, 2 तक कहीं से भी आओ, 3 से आओ, 4 से आओ, 5 से आओ, 6 से आओ,
2 तक आएगा तो जो लाइट एमिट हो रहा है, जो वेव्स एमिट हो रहे हैं, उनका जो वेवलेंथ है विजिबल के रेंज में होते हैं, ऐसे उसने प्रेडिक्शन दिया है। वैसे पास्चन, ब्रैकेट और फन ने भी किया। इज द पॉइंट क्लियर टू सोहेल? यस सर। ओके जी। सर हाँ जी। सर एक और डाउट था। क्या? एक और डाउट था। पूछो ना। सर ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में आपने कहा कि एन जो एनर्जी लेवल है 1 से वो 2 में जाता है, तो सर वो देखो एक 1 एनर्जी। से 2 में गया तो वो क्या एक्साइटेशन है, यस सर। और 2 से 1 में आया तो डी एक्साइटेशन है। सर लेकिन वो मतलब इलेक्ट्रॉन अपने शेल कैसे बदल सकता है सर? मतलब वो अपने शेल में रहेगा ना? नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं बदलेगा। सर इको हो रहा है। इको थोड़ा म्यूट करो ना सभी, अपने आप म्यूट करिए प्लीज। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने आप बदलने वाला नहीं है शेल, है ना, उसको गरज ही नहीं करने की, हम करते हैं, समझ रहे हो? वी डू इट व्हेन वी रिक्वायर, तो हमको करना पड़ता है जब हमें जरूरत है, कोई इलेक्ट्रॉन में ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है? वो हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो ऐसा होगा, अपने आप होगा नहीं इन जनरल, ठीक है ना? अपने आप करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, क्या इसको मैं टैबुलर फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकता हूँ? Can you please mute yourself? फर्स्ट सीरीज का नाम क्या है जी? व्हाट इज द फर्स्ट सीरीज? लेमन लाइमन सीरीज। लाइमन सब सीरीज का नाम याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड सीरीज का नाम क्या है? बाल्मर सीरीज। बालमन सीरीज। थर्ड? पैस्चन फोर्थ? ब्रैकेट ब्रैकेट फिफ्थ? फंड लाइमन सीरीज का N1 क्या है? फिक्स होगा। देखो N1 मतलब कहां तक, N2 मतलब कहां से कहां तक, है ना? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुआ, कहां से हुआ? N2 से N1 में हुआ, तो कहां तक फिक्स है ना सभी का? लाइमन का N1 हमेशा 1 ही हो सकता है, यस सर पॉसिबल नहीं है। कहां तक फिक्स है? कहां से होगा? इट कैन बी फ्रॉम 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, है ना? 2 से 1 तक, 3 से 1 तक, 4 से 1 तक नहीं हो सकता। यस सर। बाल्मर का N1 क्या होगा? 2। 2। N2 क्या होगा? 3 से 8 से आगे। क्वेश्चन 3 यस सर। ब्रैकेट इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। नो। नोट डाउन प्लीज फटाफट।
अब ये जो एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट वेव्स बाहर आ रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी के, अब इन्होंने सिर्फ इतना ही पता है कि भाई ये इस रेंज पे होते हैं, पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो एग्जैक्ट किस वेवलेंथ का लाइट बाहर आ रहा है, किस वेव नंबर का लाइट बाहर आ रहा है, या किस फ्रीक्वेंसी का लाइट बाहर आ रहा है, एग्जैक्ट क्या उसका एनर्जी है, ये बताने के लिए रिडबर्ग नामक साइंटिस्ट ने रिडबर्ग फॉर्मूला दिया, जिसके माध्यम से रिडबर्ग फॉर्मूला के माध्यम से आप एग्जैक्टली कौन से ट्रांजिशन में जब 3 से 1 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होगा वो कितना होगा, एग्जैक्टली कितना होगा, और उस पर्टिकुलर लाइट का वेवलेंथ प्रिसाइसली क्या होगा, उसका वेव नंबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये सब बताने के लिए है रिडबर्ग। एंड रिडबर्ग हैज गिवन हिज फार्मूला कॉल्ड एज रिडबर्ग्स फार्मूला। इस पे है न्यूमेरिकल्स, जिससे इंतजार कर रहे हो, आ गया Rydberg's formula. And Rydberg's formula is wave number equal to Rydberg constant by n square. Of course, he gives this formula for hydrogen atom. ये हाइड्रोजन एटम ने फॉर्मूला दिया था, पर हाइड्रोजन लाइक बाकी अगर एटम्स आ गए तो what we will do, we will just put here z square to complete this formula. Now this can be used universally for all the atoms. Here mu bar is what? Wave number. R is Rydberg's constant. Rydberg's constant का वैल्यू है 109,677 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सा वैल्यू उसने दिया इसका, क्या सिंपल सा वैल्यू आपको याद रहेगा? शायद। तो एक काम करते हैं, इस सिंपल सा फॉर्मूला को रॉ सपा कर देते हैं, ठीक है? तो व्हाट वी विल डू फॉर न्यूमेरिकल सेक, बिकॉज बार बार न्यूमेरिकल्स में इस वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इतना बड़ा नंबर का इस्तेमाल करने पे बहुत समय लग जाएगा, तो इसको हम सिंपलीफाई करके फॉर न्यूमेरिकल पर्पस ऐसे लिखता हूं मैं, आई एम लाइक दिस, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू सिंपल वे, जस्ट राइट दैट। Okay, that is as 1.09677 into 10 to the power क्या होगा 5। कोई दिक्कत है आपको? क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं approximately equal to 1.1? सर वो 10 to power -5 होना चाहिए ना? क्यों जी -5? अब देखो एक काम करो, तुम जो मैंने लिखा है ना उसको मल्टीप्लाई करो, क्या तुम ऊपर वाला है देखो, तुम इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आपस में सही ये है मिलेगा, सर, मिलेगा। सही है। सही है ना? तो 1.09677 पर अप्रोक्सीमेटली 1.1 लिख सकता हूँ। This value has now come down to 1.1 into power 5 centimeter inverse. But in the majority of the problems, सेंटीमीटर में नहीं पूछता, मीटर में पूछता है, ठीक है ना? हमको इन टर्म्स ऑफ मीटर चाहिए रहता है। तो सेम करो कर लेते मीटर के अंदर। सेंटीमीटर इनवर्स मतलब क्या बताओ जी? 1/, सेंटीमीटर ना। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻² मीटर होता है, 10⁻²। ऐसा होगा कन्वर्जन, बराबर? तो लिख सकता हूँ 1.1 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्या आपको कन्वर्जन समझ में आया? यस सर। तो फाइनली रिडबर्ग फॉर्मूला वैल्यू क्या होगा हमारे हिसाब से? न्यूमेरिकली you remember like this. You can also remember this value because sometimes they just ask a question, what is the value of Rydberg's constant? तो उस टाइम ये वैल्यू हमें ठीक करना होगा, और जब न्यूमेरिकल्स हम यूज करेंगे तब ये वैल्यू यूज करेंगे ताकि आपको आसानी जाए सॉल्व करने की। और n1 n2 क्या आप जानते हैं? n2 is the
हायर एनर्जी लेवल, N1 इज लोअर एनर्जी लेवल। कहां से कहां तक? N2 is your higher energy level, N1 is lower energy level. Now what is Z? Z is atomic number. Z is atomic number. Z is atomic number. सर Yes, please. सर वेव नंबर क्या होता है? My God. Oh my dear, you came first time or what? नो सर। हमने वेव पैरामीटर्स पढ़ा था ना? अच्छा वो वाले क्या? हाँ हाँ फिर ठीक है। हाँ, उसमें वेव नंबर, वेवलेंथ से कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, बराबर? हाँ 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 उसी को यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मैंने बोला आप यहाँ से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब निकाल सकते हो। वेव नंबर का फॉर्मूला उससे दिया हमको, तो हम यहाँ से वेव नंबर निकाल सकते हैं। अगर वेव नंबर आ गया तो फिर वेवलेंथ भी आ सकता है ना, बिकॉज वी नो दैट। एक बार देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला कनेक्ट कर देते हैं, बस यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वी नो दैट वेव लेंथ इज 1 upon वेव नंबर, यस सर। एंड फ्रीक्वेंसी is c into wave number, and energy is basically h into frequency, but in terms of wave number क्या हो जाएगा? hc wave number। तो अगर हमको वेव नंबर मिल जाता है फ्रॉम रिडबर्ग्स फॉर्मूला, तो उससे मैं वेवलेंथ भी निकाल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ, एनर्जी भी निकाल सकता हूँ उस पर्टिकुलर वेव का, राइट? यस सर। इसलिए मैंने बोला रिडबर्ग्स फॉर्मूला सब कुछ आ सकता है, सारा इन्फॉर्मेशन देगा। Should we solve a question now on this topic? Yeah. Yes, On sir. Rydberg's formula, write a question, please. Calculate the frequency. Calculate the frequency of the spectral line emitted when the electron in n equal to 3 in hydrogen atom he excites to ground state can you please find out? कर लेंगे ना, ट्राई करिए, 1 मिनट फिर मैं करूंगा। 215. 2.93 into 15 Yes, sir. is a right answer. Very good. How many of you got the right answer? Please raise your hand, please. Kalpana, Icon, Yugansh, Atharv, Kanchan, Samir. Okay, many है। सबका हो गया यार। ज़्यादा खत्म करें। Very good. जिनको नहीं आया वो देखिए, बहुत सिंपल है। देखते हैं मुझे आता है कि नहीं आता है, आपको तो वेव नंबर 1 upon n1 square 1 upon n2 square, this is what z square ना? Okay, now आपको frequency पूछा है, frequency is we know that frequency is c into wave number, तो wave number क्या होगा? Frequency upon c, frequency upon c equal to r is 1.1 to 10 to the power 7. What is n1? Ground state बोला है, तो n equal n1 is 1 minus n2 value क्या है?
3 1 by 9. Value of z is 1, is 1 square. New equal to c यहाँ पे जाएगा c is 3 into 10 to the power. This is how much cross multiplication 8 by 9. 3 3 is this is 8.8 divided by 3 10 to the power 50. 3 2s are 6 minus 2 3 9s are 27. The frequency is that okay? You want one more question? Yes, sir. Please hold on. Let's solve it. Everybody got the answer like this? किसी को शंका इसके अंदर? बिल्कुल नहीं सर, क्या? बिल्कुल कोई नहीं शंका नहीं है। नहीं सर, हमें कोई डाउट नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं समझा। आप लोग बोलते बहुत कम है। मैंने सुना पुणे के बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, यहाँ से उल्टा हो गया। शुरुआत में जब मैं पुणे में आया था ना,